Hello students, this is Hetal Bhandari from HR Institute of Studies. Today we are going to start with a new chapter, chapter number 4, that is General Book of Standard 11 GSEB Board. ओके अब जनरल बुक्स होती क्या है? सबसे बेसिक डॉक्यूमेंट जैसे वाउचर होता है, वैसे सबसे बेसिक बुक, सबसे ओरिजिनल बुक जिसको माना जाता है वो होता है जनरल बुक. सबसे ओरिजिनल बुक जिसको बोला जाता है वो होता है जनरल बुक. बिकॉज जनरल बुक के अंदर सबसे पहले एंट्रीज पास की जाती है, उसके अकॉर्डिंग लेजर फोलियो बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग लेजर्स बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंगली अपन ट्रायल बैलेंस एंड धन बैलेंस शीट, मतलब पूरा जो पूरा प्रोसीजर चलता है. तो डॉक्यूमेंट सबसे पहला बोला जाए तो वाउचर, लेकिन बुक सबसे पहले मेंटेन की जाती है तो वो क्या होती है? जनरल बुक. इसको बोलते हैं ओरिजिनल बुक. इसको क्या बोलते हैं? इसको ओरिजिनल बुक भी बोलते हैं. ओके अब जनरल बुक की डेफिनेशन क्या है? जनरल बुक, जनरल इज डिराइव्ड मीनिंग, जनरल बुक इज द बुक which records the daily business transaction. जर्नल क्या होता है? जर्नल एक बुक है जो बेसिक बिजनेस ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करती है. ठीक है, जर्नल क्या है? जर्नल एक बुक है जो बेसिक बिजनेस ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करती है. अब जर्नल कहाँ से आया? तो जर्नल इज ओरिजिनली ऑफ लैटिन लैंग्वेज. जर्नल कहाँ से आया? लैटिन लैंग्वेज. उसका मतलब क्या होता है? कोई नोट या डायरी. जर्नल मतलब क्या होता है? कोई नोट या डायरी. अब तुमको सिर्फ इतना याद रखना, जर्नल एक ओरिजिनल बुक होता है. जर्नल की डेफिनेशन लर्न करके रखनी है. क्लियर एवरीवन? फिर जर्नल के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक है ओरिजिनल बुक है. मैंने पहले ही बोला कि ओरिजिनल फंडामेंटल मतलब बेसिक, वो सबसे ओरिजिनल और फंडामेंटल बुक है. सेकंड, ड्यूअल इफेक्ट. जैसे अपने लास्ट सेकंड चैप्टर के अंदर अपन ने डेबिट क्रेडिट बहुत पढ़ा था. हर जर्नल एंट्री, एवरी जर्नल एंट्री हैज अ डेबिट इफेक्ट एज वेल एज क्रेडिट इफेक्ट. Every journal entry has a debit effect as well as credit effect. Dual entry समझ, dual effect समझ आया? 2 columns for amount, मतलब क्या? डेबिट का अलग कॉलम होगा अमाउंट का, क्रेडिट का. जो डेबिट होगा वो सब एक साइड अमाउंट लिखी जाएगी, जो क्रेडिट होगा वो सब एक साथ अमाउंट लिखी जाएगी. 2 columns for amount. ठीक है. ऑर्डर ऑफ डेट, एक डेट का अलग कॉलम होगा कि आज की डेट पे ये एंट्री हुई थी, ये डेट पे ये एंट्री हुई थी, तो डेट के लिए भी अलग कॉलम होता है. एंड नरेशन, सबसे इंपॉर्टेंट नरेशन क्या होता है? बीइंग से शुरू करते हैं, BEING. नरेशन मतलब क्या होता है कि तुम्हारा क्या ट्रांजैक्शन है. समझो अगर मैं लिख रही हूँ कि अगर ये मेरी एंट्री है कि रीना परचेज गुड्स वर्थ ₹600, मतलब एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ, तो परचेज किया मतलब गुड्स कम्स इन, तो अपनी एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड. एंड रीना कैश नहीं है, पार्टी का नाम है, तो रीना इज द गिवर. हु इज द गिवर? गिवर जो होता है वो क्रेडिट होता है, क्रेडिट द गिवर, तो रीना अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. तो इसकी एंट्री क्या हुई? परचेस अकाउंट डेबिट टू रीना अकाउंट क्रेडिट. क्लियर एवरीवन? परचेस अकाउंट डेबिट टू रीना अकाउंट क्रेडिट. तो अपन परचेस डेबिट साइड पे लिखेंगे, रीना क्रेडिट साइड पे लिखेंगे. ओके, तो क्या होगा? परचेस टू रीना, तो परचेस अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड रीनास अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. क्लियर एवरीवन? अब इसको लिखेंगे कैसे? सबसे इंपॉर्टेंट इसको लिखेंगे कैसे? उसके लिए पहले अपन एक सिग्निफिकेंस पढ़ ले, उसके बाद मैं पूरा डिटेल बताऊंगी लिखेंगे कैसे, एंड उससे रिलेटेड सम भी सॉल्व करेंगे. क्लियर एवरीवन? सो सिग्निफिकेंस ऑफ जर्नल मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ जर्नल बोला हो तो भी सेम आंसर आएगा. वैसे थ्योरी इतना नहीं पूछते, फिर भी पूछे तो 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे जर्नल की डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जर्नल, इंपॉर्टेंस ऑफ जर्नल. क्लियर है? अब जर्नल के इंपॉर्टेंस में क्या आएगा? ऑल अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस, मतलब जर्नल के अंदर जो भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, जो भी टाइम पे हुआ, जो भी डेट पे हुआ, वो सब ट्रांजेक्शन जर्नल के अंदर तो रिकॉर्ड करना कंपलसरी है. ठीक है. डिटेल इन्फॉर्मेशन, बीइंग करके मैंने जो बोला नरेशन के अंदर डिटेल इन्फॉर्मेशन जाता है. हाँ, मैं नरेशन के अंदर एक बात बताना भूल गई. जैसे अगर मैंने वो एग्जांपल आधा ही रह गया. परचेज गुड्स ऑफ रीना, परचेज गुड्स वर्थ ₹6,000. गुड्स परचेज ऑफ ₹6,000 फ्रॉम रीना. ठीक है, गुड्स परचेज ₹6,000 फ्रॉम रीना. तो अपन क्या लिखेंगे नरेशन में? बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम रीना ऑन क्रेडिट वर्थ ₹600. मतलब क्या कि अपन जब भी वो एंट्री पढ़े तो अपन नरेशन पढ़ के समझ सकते हैं कि वो एंट्री क्या बोलना चाहती है, कि क्रेडिट पे गुड्स लिया था, जो भी है वो क्रेडिट क्या बोलना चाहती है, मतलब डिटेल इंफॉर्मेशन बता रहा है इन छोटे में. ठीक है, वो ट्रांजेक्शन क्या बोलना चाहता है वो ब्रीफ में बता रहा है, मतलब शॉर्ट में बता रहा है कि क्या बोलना, डिटेल्स दे रहा है, वो ट्रांजेक्शन की डिटेल्स देता है शॉर्ट के अंदर. क्लियर? इन्फॉर्मेशन यूजफुल फॉर फ्यूचर. जर्नल के अंदर जितनी भी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड होती है वो फ्यूचर के लिए यूज होता है, क्योंकि पता चलता है कौन सी डेट का ट्रांजेक्शन है, कौन सा एंट्री है, परचेज है, सेल है, किस चीज, कौन से लेजर्स को इफेक्ट कर रहा है. क्लियर एवरीवन? इजी फॉर
पोस्टिंग, पोस्टिंग इजी हो जाती है। जब पोस्टिंग करेंगे तब तुमको ज्यादा रियलाइज होगा पोस्टिंग एक्चुअली होती क्या है। क्लियर? तो तब मैं डिटेल में बताऊंगी, एक बार खाली समझ लो। सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग, सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग मतलब जो डेबिट है उसको डेबिट किया, जो क्रेडिट है उसको क्रेडिट किया। तो हर चीज का जब भी अगर कोई एरर हो रहा है तो इजीली इसको देख के सिग्निफाई कर सकते हैं, डिटेल देख सकते हैं कौन सी जगह एरर क्यों हुआ है। क्लियर एवरीवन? एररलेस अकाउंट्स, एररलेस अकाउंट्स क्यों बोला है? बिकॉज जनरल हमेशा टैली होना चाहिए डेबिट और क्रेडिट साइड। अगर नहीं हुआ तो तुरंत एरर पता चल जाएगा, तुरंत उसमें ही पीछे देख सकते हैं। क्लियर एवरीवन? ओके, अब ट्रांजेक्शन लिखते कैसे? इलस्ट्रेशन फर्स्ट के साथ स्टार्ट करोगे, डायरेक्ट इलस्ट्रेशन से शुरू करोगे ताकि तुमको क्लैरिटी आती जाए। क्लियर एवरीवन? रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल बुक्स ऑफ प्रिया 2014 मार्च। ओके, तो सबसे पहले इसके अंदर कॉलम होता है डेट का। उससे पहले अपन को क्या लिखना होता है? सबसे पहले अपन को लिखना होता है किसकी बुक है। बुक का नाम हमेशा बोला होगा, किसकी बुक है? प्रिया। तो जनरल बुक ऑफ, हमेशा श्री श्रीमती लगता ही है, ठीक है, या प्रिया लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन श्री श्रीमती लगाना यूजुअली अच्छा लगता है। मतलब ये बुक के अंदर यूजुअली श्री श्रीमती लिखा हुआ ही होता है, लेकिन अगर तुम जनरल बुक ऑफ प्रिया लिखोगे डायरेक्टली कोई इश्यू नहीं है। ठीक है एवरीवन? अब डेट, फिर एक बड़ा सा कॉलम होगा, इसको बोलते हैं पर्टिकुलर्स। ये फॉर्मेट तुमको कभी भी नहीं बोलना है, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। ये फॉर्मेट तुमको ऑल टाइम काम आएगा। डेट, पर्टिकुलर्स, फिर एक छोटा सा कॉलम होगा जिसको बोलते हैं एलएफ, मतलब क्या? लेजर फोलियो। लेजर फोलियो तुम लोग को अभी नहीं आ रहा, लेकिन जब जेन्युइनली तुम अकाउंट्स बनाते हो, रियल लाइफ अकाउंट्स बनाते हो, तो उधर तुम लोग को लेजर फोलियो लिखना होता है। लेजर फोलियो मतलब क्या होता है? सब बुक्स होती है, परचेस बुक अलग होती है, सेल्स बुक अलग होती है, तो कौन से बुक का नंबर है, कौन से बुक, लेजर फोलियो मतलब कौन से बुक के अंदर ये ट्रांजेक्शन डालना है, उसका तुम लोग अभी इसमें तो अपन टुकड़ों में ट्रांजेक्शंस डाल रहे हैं, तो अपन को लेजर फोलियो नहीं लिखना है, बाकी यूजुअली लेजर फोलियो लिखना होता है। क्लियर एवरीवन? सो ये लेजर फोलियो नंबर होता है, फिर होता है डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस। क्लियर एवरीवन? डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस। अब सबसे पहला ट्रांजेक्शन क्या है? गुड्स ऑफ रुपीज 5000 इज परचेज ऑन कैश। क्लियर? बोल दे कैश में परचेज किया है एंड परचेज किया है। परचेज मतलब क्या होता है? गुड्स कम्स इन डेबिट, गुड्स गोज आउट क्रेडिट। तो सबसे पहले परचेज अकाउंट को डेबिट कर देंगे। डेट कौन सी लिखी है? 1 मार्च। तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो 1/3/2014 या 2014 कॉमन ईयर लिख के, जैसे भी तुमको डेट लिखनी, लेकिन डेट लिखनी कंपलसरी है। तो परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड, परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड। तो परचेज अकाउंट और बाजू में डेबिट हो तो डीआर लिखना कंपलसरी है। परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डीआर लिखना कंपलसरी है। कितना अमाउंट का परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है? 5000 का। तो जब मैंने 5 लिखा, अब कैश में हो रहा है, मतलब अपन ने कोई चीज परचेज की तो अपना कैश जाएगा। अपन ने कोई चीज परचेज की तो अगर अपन ने कुछ खरीद रही हूँ तो ऑब्वियसली उसके बीच या मैं क्रेडिट पे ट्रांजेक्शन करूंगी या कैश पे। तो मेरा अगर कैश जा रहा है, अगर मेरा कैश जा रहा है तो कैश गोज आउट, तो क्रेडिट हो जाएगा। और जो भी चीज क्रेडिट होती है उसके आगे क्या लिखते हैं जनरल एंट्रीज में? 2। जो भी चीज क्रेडिट होती है उसके आगे जनरल एंट्रीज में क्या लिखते हैं? 2। तो 2 कैश अकाउंट। कितना अमाउंट? अमाउंट हमेशा सेम रहेगा, डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट हमेशा सेम रहेगा। ओके, गुड्स ऑफ रुपीज 8000। अभी नरेशन रह गया, नरेशन क्या आएगा? बीइंग, जो क्वेश्चन है ना वही लिख दो, अगर नहीं समझ आता नरेशन क्या लिखना है। बीइंग गुड्स वर्थ रुपीज 5000 परचेज ऑन, परचेज इन कैश। क्लियर? ये परचेज ऑन कैश। क्लियर एवरीवन? अब नेक्स्ट एंट्री, कौन सी डेट की एंट्री है? 4th डेट की। तो 4th, okay, next entry, that is of 4th March. Goods of rupees 8000 is purchased from Nandan on credit. Goods purchase किए नंदन से क्रेडिट पे। अभी तक कैश की एंट्री पड़ी है, कैश में गुड्स परचेस किए। परचेस किया मतलब क्या हो गया? परचेस किया मतलब वो डेबिट हो गया। परचेस किया मतलब क्या हो गया? परचेस हमेशा डेबिट होता है क्योंकि गुड्स कम्स इन परचेस अकाउंट, हमेशा डेबिट होता है। डेबिट कैसे लिखते हैं? डी कैपिटल आर छोटा। और कौन सी डेट है? 4th मार्च 2014। अब नंदन से लिया, नंदन इज द गिवर,
डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो क्रेडिट गिवर विल बी क्रेडिटेड, सो 2, क्रेडिट वाले के पहले क्या लिखते हैं 2, टू नंदन अकाउंट, कितना अमाउंट है 8,000, तो दोनों के अंदर 8,000 आएगा, क्लियर एवरीवन, दोनों के अंदर 8,000 आएगा। और नरेशन में क्या लिखेंगे, बेइंग गुड्स परचेज फ्रॉम नंदन ऑन क्रेडिट वर्थ ₹8,000, बेइंग गुड्स वर्थ ₹8,000 परचेज फ्रॉम नंदन ऑन क्रेडिट। इधर तो सबको समझ आ गया। बीइंग में क्या लिखो, पूरा का पूरा स्टेटमेंट लिखो, लेकिन आगे बीइंग लिखना कंपलसरी, नरेशन के अंदर आगे बीइंग लिखना कंपलसरी है, फिर भले के भले पूरे ट्रांजैक्शन का स्टेटमेंट लिख दो, कोई इशू नहीं। क्लियर एवरीवन? ओके, नेक्स्ट एंट्री, गुड्स ऑफ ₹4,000 इज सोल्ड टू जिग्ना, 4,000 के गुड्स जिग्ना को बेचे गए, 4,000 के गुड्स जिग्ना को बेचे मतलब सेल हुआ, गुड्स गोज आउट, गुड्स गोज आउट हमेशा क्या होता है, क्रेडिट, सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, परचेस हमेशा डेबिट होता है। अब जिग्ना को बेचे तो, और इधर कैश वर्ड नहीं लिखा है, मतलब अपन ये अज्यूम करेंगे कि क्रेडिट पे बेचा है, तो जिग्ना इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। कौन सी डेट है 7 मार्च, कौन सी डेट है 7 मार्च 2014, तो जिग्ना इज द रिसीवर, तो जिग्नास अकाउंट विल बी डेबिटेड, जिग्नास अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा, सेल्स, बिकॉज सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है, गुड्स गोज आउट हमेशा क्रेडिट होता है, गुड्स कम्स इन हमेशा डेबिट होता है, व्हाट एवर कम्स इन डेबिट, व्हाट एवर गोज आउट क्रेडिट, तो गुड्स गोज आउट इसलिए सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो गया। ठीक है, कितना अमाउंट का, 4,000 का, 4,000 का गुड्स जिग्ना को क्रेडिट पे बेचा, जिग्ना इज द रिसीवर, तो जिग्नास अकाउंट विल बी डेबिटेड, एंड बेचा मतलब हमेशा गुड्स गोज आउट, तो गुड्स सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। नाउ नेक्स्ट एंट्री नंबर 12, कमीशन रिसीव ₹200, कमीशन 200 का रिसीव किया, कमीशन 200 का रिसीव किया, रिसीव किया मतलब क्या हो गया, इनकम है, रिसीव किया मतलब एक तो कैश आया और इनकम है, इनकम हमेशा क्रेडिट होती है, और कैश आया मतलब व्हाट एवर कम्स इन डेबिट। तो इसमें पहले अपन को नरेशन लिखना बाकी रह गया, बेइंग गुड्स सोल्ड, बेइंग गुड्स worth ₹4,000 sold on credit to जिग्ना, क्रेडिट पे जिग्ना को 4,000 की गुड्स बेच दिए। नेक्स्ट एंट्री क्या थी, कमीशन रिसीव की 12 मार्च 2014, कमीशन रिसीव्ड है मतलब कैश आया, व्हाट एवर कम्स इन डेबिट, तो कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड टू कमीशन, इनकम हमेशा क्या होता है, इनकम हमेशा क्या होता है क्रेडिट, तो टू कमीशन अकाउंट कितना 200 रुपया, ठीक है, तो 200 डेबिट में भी जाएगा और क्रेडिट में भी जाएगा, हमेशा डेबिट और क्रेडिट में सेम अमाउंट जाएगी। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग कमीशन रिसीव्ड वर्थ ₹200, या बीइंग कमीशन रिसीव ₹200 तो भी चलेगा। क्लियर एवरीवन? ओके, नेक्स्ट एंट्री, डेट 15 मार्च की नेक्स्ट एंट्री क्या है, वेजेस एक्सपेंस पेड ₹150, एक्सपेंस पे किया मतलब क्या हो गया, कैश गोज आउट, एंड एक्सपेंस इज ऑलवेज डेबिट एंड कैश गोज आउट, व्हाट एवर गोज आउट क्रेडिट। तो कौन सी डेट है 15 मार्च 2014, वेजेस इज एन एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है, तो वेजेस अकाउंट विल बी डेबिटेड टू, कैश आया, कैश देना पड़ा, पेड लिखा है ना, पेड मतलब कैश गया, व्हाट एवर गोज आउट क्रेडिट, 150, बीइंग वेजेस पेड ₹150। क्लियर एवरीवन? फिर इनका पूरा टोटल करना होता है, टोटल दोनों साइड सेम होना चाहिए। और एक और बात, पहले बात टोटल करना और टोटल दोनों साइड सेम होना चाहिए, दूसरी बात टोटल लिखते कैसे, एक लाइन दोनों साइड की, समझो टोटल है 17350, तो 17350 दोनों साइड लिखा, दोनों साइड पे टोटल करने का, दोनों टोटल सेम होना चाहिए। टोटल करने के बाद 2 लाइन करना कंपलसरी है, टोटल करने के बाद 2 लाइन करना कंपलसरी है, इन सब चीजों के भी मार्क्स होते हैं। क्लियर एवरीवन?
एकदम क्लियर हो गया? एक बार इसको गो थ्रू कर दो पूरे सम को। ओके, नेक्स्ट कंबाइंड एंट्री का पूरा नया कंसेप्ट है, नए लेक्चर में समझाऊंगी। गुड बाय एवरीवन, विल एंड दिस लेक्चर बाय दिस सम एंड विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ कंबाइंड जनरल एंट्री इन द नेक्स्ट लेक्चर। गुड बाय।